नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोजित करते मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बुरहानपुर की, जहां सीलमपुरा निवासी अरुणा तायडे ने गरीबी को मात देकर पुलिस कांस्टेबल बनकर जिले का नाम रोशन किया है। साथ ही बात होगी दमोह की, जहां जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बुरहानपुर की सीलमपुरा निवासी अरुणा तायडे ने गरीबी को मात देकर पुलिस कांस्टेबल बनकर जिले का नाम रोशन किया है। अरुणा के चयन की खबर मिलते ही परिवार में खुशी का माहौल बन गया। उन्होंने बताया कि उनके पिता नामदेव तायडे कलर पेंटिंग का काम करते हैं और माता छाया तायडे दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर परिवार का पालन पोषण करती हैं। फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई पूरी की। पुलिस कांस्टेबल बनकर देश सेवा करने का सपना अब पूरा होने पर परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर है और कई लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, माता पिता को बहुत अच्छा लग रहा है और सभी के कॉल्स आ रहे हैं, मतलब 2-3 दिन से सभी बधाई दे रहे हैं मुझे 2-3 दिन से। आपके पिताजी का जो संघर्ष रहा किस तरीके से रहा? सर, मेरे पापा पेंटिंग करते थे और मम्मी मतलब बर्तन मांजने जाती थी, तो उन्होंने ये काम करके मुझे पढ़ाया है। क्या आपकी उम्र की लड़कियों को क्या संदेश दोगे? सर, ये संदेश देना चाहिए कि सभी मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिक्षा के ऊपर क्या कहोगे? शिक्षा के ऊपर क्या संदेश दोगे? हर आदमी ने पढ़ना चाहिए आपकी तरह? हाँ, सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपकी उम्र की जो लड़की है, तो आज का जो दौर चल रहा है उनमें 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल पे अपना समय वेस्ट करते हैं, और तो क्या शिक्षा के ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए? हाँ, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। परिवार के लोगों में किस तरीके की खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को बहुत खुशी है। क्या पद मिला? आरक्षक कांस्टेबल। कैसी मेहनत रही आपकी? सर, बहुत मेहनत की थी। क्या नाम है आपका? अरुणा तायडे। मेरी सिस्टर इस पद पर पहुंची है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हो रही है। और हमारे जब से ऐसा पता चला है कि मेरी सिस्टर ने पुलिस की मतलब उसका सिलेक्शन हो चुका है, तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, सभी की बधाइयाँ चल रही है, सभी उसको बधाइयाँ दे रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल है। और हमने बहुत, मेरे मम्मी पापा ने बहुत सब मेहनत की और इतनी गरीब परिस्थिति से उसको पढ़ा, हमें सभी बहनों को पढ़ाया लिखाया और अच्छा इस मतलब ऐसा काबिल बनाया कि हम हमारे पैर पर खुद भी अच्छे से खड़े हो सके और अच्छे कहीं ना कहीं पर अच्छे से जॉब कर सकते या नौकरी कर सके। तो बहुत इनकी उम्र की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं इनकी उम्र की लड़कियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को अच्छे से पढ़ाई करते रहना चाहिए और कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहना चाहिए। और जो सोशल मीडिया जैसे ऐप्स होते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है सोशल मीडिया पर ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट करती है और पढ़ाई लिखाई पर उनका ज़्यादा फोकस नहीं रह पाता है। तो उनको क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया को इग्नोर करके अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करना चाहिए और अपने फैमिली का और जैसे ही अपने समाज का भी अच्छे से नाम रोशन करना चाहिए उनको। आपको मालूम पड़ा कि पुलिस में गई है, आपका क्या खुशी का ठिकाना था? जैसे ही मुझे पता चला था कि अभी रिजल्ट आने वाला है, तो सबसे पहले मैंने ही चेक किया था और मैंने बोला था कि अरुणा रिजल्ट आ चुका है। तो मैं इतनी एक्साइटेड हो चुकी थी कि मैंने भी इधर भी चेक कर रही थी और अरुणा इधर भी चेक कर रही थी। हम दोनों ये हो जाता था कि दीदी मेरा आप मत चेक करो, नहीं तो मैं चेक करती, नहीं तो आप चेक करो और मैं चेक करती, दोनों ये हो जाते थे। और जैसे ही रिजल्ट आया हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में सेंड कर दिया था कि हाँ रिजल्ट आ चुका है। ऐसा कैसा था वो पल? बहुत अच्छा लगा था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने सबको, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे सिस्टर का हुआ है, तो मैंने सभी को, जैसे मेरे फ्रेंड्स आजू बाजू सबको बता दिया कि मेरे सिस्टर का पुलिस में हो चुका है, मेरी सिस्टर है ना उसकी जॉब लग चुकी है। बहुत खुशी हो रही थी उस टाइम में। क्या नाम है आपका? वंदना बोदड़े। खुशी हो रही है हमको कि हमको भाई नहीं है ना, तो वही हमारा जो भाई बनकर आई है सर। ऐसा आपकी जो बहन है पुलिस में गई है, उनकी उम्र को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, हमारा ये संदेश है कि हर बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप कितने भाई बहन हैं? सर, हम 6 बहनें हैं, भाई नहीं है हमको। क्या नाम है आपका? संध्या इंगले। को बहुत खुशी हो रही है। उसके मम्मी पापा ने मेहनत करके उसको पढ़ाया अच्छे से और लड़की ने भी बहुत मेहनत करी, आगे बढ़ी। और दूसरी लड़कियों के लिए भी मैं संदेश देना चाह रही हूँ कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करे और आगे बढ़े। हम सबको बहुत खुशी हो रही है, हमारी कॉलोनी का नाम बढ़ाया लड़की ने, यही संदेश देना चाह रही हूँ। क्या नाम है आपका? रेखा तायडे।
बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। पथरिया विधानसभा में मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्री लखन पटेल के मुख्य आतिथ्य में 128.16 करोड़ की लागत वाली जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन संपन्न हुआ। बटियागढ़ स्थित सिद्ध बाबा मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत पूजन अर्चन के साथ परियोजना की आधारशिला रखी गई। मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से 10,560 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी और पाइप नेटवर्क और पिकअप वियर के माध्यम से पानी की बर्बादी कम करते हुए अंतिम छोर के किसानों तक पानी पहुँचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये परियोजना पथरिया विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गाँव के लिए लाभकारी होगी, जिससे रबी और खरीफ दोनों फसलों को सीधा फायदा मिलेगा। मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। परियोजना जो हमारे निकट भविष्य है, उनके भविष्य को संवारने के लिए समर्पित होगी, ऐसी सरकार की मंशा है। और यहाँ आते ही हम लोग, जब कोई भी व्यक्ति होगा तो वह साइड देख के समझ जाएगा कि इतनी सुंदर साइड मुझे लगता कि कहीं नहीं हो सकती थी, कि कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक उपयोग। और हमारे बटियागढ़ ब्लॉक की तो अब तस्वीर ही बदलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ग्राम पूर्व से हमारे पंचम नगर और अन्य परियोजनाओं से जुड़े हुए थे। कुछ क्षेत्र हमारा बच जाता था, वह इस परियोजना से पूर्ण होगा और सिद्ध बाबा महाराज के यहाँ एक रमणीय स्थल भी बनेगा, पिकनिक स्पॉट भी बनेगा। और जो हमारे किसान हैं खास तौर से, वह 3-3 फसलें लेंगे, जिससे सुख और समृद्धि हमारे क्षेत्र में आएगी। अन्य चीजें तो चलती रहती हैं, अगर किसान के पास पानी हो तो वह अपनी मेहनत से धरती से, कहते हैं कि सोना उपजाने का कार्य निश्चित रूप से करेगा। चारों तरफ यही समृद्धि, यही खुशहाली। और जब हम चुनाव में जाएंगे तो सरकार की इन्हीं योजनाओं का, आनंदी मंत्री जी की इन्हीं कार्यशैली का की चर्चा के आधार पर जनता हमें पुनः आशीर्वाद अपना देगी, ऐसा हम सभी की अपेक्षा है। आप सभी इस गरिमामय कार्यक्रम के साक्षी बने हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधु। हम पानी छोड़ेंगे और सिद्ध बाबा के यहाँ एक पिकअप वियर हम निर्माण करेंगे, जिसकी हाइट लगभग 40 फीट होगी या 14 मीटर है, और इसकी लंबाई 120 मीटर है नदी की। इसमें 6 MCM भराव होगा और जिससे 10,560 हेक्टेयर जो है सिंचाई होगी। पहले इसकी सिंचाई 8,500 थी, लेकिन माननीय मंत्री जी के प्रयास से इसको बढ़ा के 10,560 किया गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, हर चीज़ इसका अप्रूवल हो गया था। तो साहब ने कहा कि भाई हमारे कुछ गांव छूट रहे हैं, उनको तो करना जरूरी है। तो हमको ने कहा कि सर ये तो शासन लेवल से होगा, क्योंकि पूरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। तो साहब ने EAC साहब से बात की, ACS साहब से बात की, तब जाकर उसको जो है 10,560 इसको बढ़ाया गया है। और इसमें 34 गांव इसको जुड़े हुए हैं, इसकी सिंचाई होगी। आपने बहुत ही सार्थक उद्बोधन और इस परियोजना के संबंध में हम सबको अवगत कराया। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा हम सबके मार्गदर्शक और हम सबको सदा आशीर्वाद देने वाले पंडित श्री नरेंद्र व्यास जी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जी के लिए वो आए और हम सबको मार्गदर्शित करें। जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना की आज बहुत प्रसन्नता का दिन है कि बहुत दिनों से इंतजार कर रहा जूड़ी पिकअप वियर, आज उसका अंततः भूमि पूजन हुआ। और इसकी समय सीमा जो है 10 माह है, 10 माह में इसको बना करके तैयार करना है। और यहाँ पिकअप वियर से 34 गांव में लगभग 11,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। और आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ, बटियागढ़ विकास खंड के लगभग 153 गांव हैं, जिसमें अलग अलग 3-4 परियोजनाओं से पूरे विकास खंड की सिंचाई हो जाएगी।
और एक और अभी हमारी नई परियोजना की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी दुनई धाम की, जिसकी DPR बन करके तैयार हो गई और बहुत जल्दी स्वीकृति के लिए सोमवार मंगल तक ये चली जाएगी, जिससे लगभग 22,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। लगभग 33-34 गांव हैं जो मूल रूप से जिसको अपन कहते हैं प्लेन ज़मीन, लेकिन वहाँ पानी की दिक्कत थी। तो इस डैम के बनने से पूरे गांव सिंचित हो जाएंगे और पथरिया विकास खंड के 284 गांव में मुझे नहीं लगता कोई गांव छूटा होगा। अगर गलती से कोई 2-4 गांव छूटे होंगे तो उनको भी लाने का, वहां पर भी पानी लाने का काम करेंगे। मेरी ओर से सभी किसान बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैंने यहाँ पहले भी दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रीवा के सिरमौर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बधरा के पौरहन टोला में श्री बजरंगबली मंदिर प्रांगण के पास रोहिणीश्वर प्रपराचार्य जी महाराज के सानिध्य में विशाल श्री राम कथा हवनात्मक महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस संगीत में कथा में कथावाचक मंदाकिनी मिश्रा ने राम जन्म और अयोध्या की वंशावली का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि भगवान राम के जन्म पर समस्त अयोध्या में मंगलमय वातावरण और उत्सव का माहौल बन गया था। उन्होंने धर्म और अधर्म के संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। कार्यक्रम में आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और ग्राम पंचायत सरपंच अनूप पांडे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अधिक से अधिक लोगों से कथा यज्ञ में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा जिले में रीवा सिमरिया मार्ग पर संचालित हो रही कई निजी बसों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। सड़क पर दौड़ रही अधिकांश बसें पूरी तरह जर्जर, खटारा और कंडम हालत में पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद परिवहन विभाग द्वारा इन पर प्रभावी कार्रवाई न किए जाने से यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आ रही है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का आरोप है कि रीवा सिमरिया रोड पर चल रही भारत ट्रैवल सहित कई बसों की हालत ऐसी है कि वो सफर के दौरान कभी भी बीच सड़क पर बंद हो जाती हैं। कई बार यात्रियों को खुद उतरकर बस में धक्का लगाना पड़ता है। इसके बावजूद ये बसें प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों को लेकर सड़कों पर दौड़ रही हैं। यात्रियों ने आरोप लगाया कि अधिकांश बसों में न तो निर्धारित किराया सूची चस्पा है और न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। बस संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से किराया वसूला जा रहा है। वहीं कई बसों में फायर सेफ्टी व्यवस्था तक नहीं है, न फायर NOC दिखाई देती है और न ही आपातकालीन खिड़की जैसी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी खटारा और कंडम हो चुकी बसों को फिटनेस प्रमाण पत्र कैसे मिल रहा है? यदि इन बसों का फिटनेस जारी किया गया है तो आखिर किस आधार पर किया गया? क्या विभागीय जांच केवल कागजों तक सीमित है? रीवा RTO विभाग की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग की लापरवाही और उदासीनता के कारण यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता है या समय रहते इन जर्जर बसों पर सख्त कार्रवाई कर यात्रियों को सुरक्षित सफर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी में हाल ही में मक्सी के पास हुई दर्दनाक बस आगजनी की घटना को लेकर भारी जनाक्रोश देखने को मिला, जिसमें 4 वर्षीय मासूम अनय जैन की मौत हो गई। इंदौर से ग्वालियर जा रही एक इंटरसिटी स्लीपर बस जब उज्जैन जिले के मक्सी के पास एक होटल पर रुकी थी, तभी उसमें अचानक आग लग गई, जिसमें बच्चे की जलकर मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बस में ना तो इमरजेंसी एग्जिट था और ना ही फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद थे, जिससे यह हादसा और भी गंभीर हो गया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और घेराव करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थिति को देखते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने खुद मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार की बात सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। क्या मंशा है उसके पीछे और क्या आप लोगों की मांग है? भैया हमारी कोई मांगे नहीं है। जिसने अपना बेटा इस देश के सिस्टम के बलिबूत चढ़ा दिया वो क्या मांगे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है, शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र से ज़्यादा धनवान कोई नहीं होता, जिसके पास पुत्र है उसके ज़्यादा धनी कोई नहीं। तो ये कंगाल सरकार मुझे कुछ नहीं दे सकती। मेरी तो सिर्फ इतनी सिस्टम से मांग है कि मैंने जिस तरह अपना बच्चा खोया है वैसे कोई और बच्चा ना खोए। इस सिस्टम में चेंजेस हों जिससे कि आगे सबकी सेफ्टी के लिए और आगे बच्चों की इस तरह की जान ना जाए। बस हमारी इतनी सी मांग है। हम अपने बेटे के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए न्याय मांग रहे हैं। प्रशासन के साथ आपका बैठक हुआ, कलेक्ट्रेट में भी हुआ, SP से भी बात हुआ, क्या आपने डिमांड्स रखी और क्या पूर्ति हुई? आगे क्या चाहते हैं? प्रशासन से हमारी जो बैठक हुई, कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमें सुना, समझा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम अपने लेवल पे जितना भी हो सकता है वो फिटनेस चेक और इत्यादि करेंगे। उन्होंने किया भी, लेकिन बात ये है कि जो प्रमुख दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना आवश्यक है, जो नहीं हो पा रही है।
हमारी मांग यही है कि जो प्रमुख दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। अभी तक ड्राइवर खुलेआम घूम रहा है, सिलेंडर खुलेआम घूम रहा है, उनकी बस बिना किसी जांच के, अतिरिक्त जांच के पूर्णतः चल रही है। अभी जो आरटीओ वगैरह को निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से वो चेक कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी तक कोई बस उनकी पकड़ में आई है और इस तरह की निकली है। मैंने उस बस के बारे में चेक किया था, उसके नाम पे 15 चालान है, जिसमें फिटनेस से रिलेटेड, फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड, एग्जिट गेट से रिलेटेड, एग्जिट खिड़की से लेके सारी चीज़ों, आपातकालीन खिड़की से लेके सब चीज़ों के चालान थे। मेरी समझ में नहीं आता इस सिस्टम में क्या दोष है, क्या अपंगता है। मैं कहूँगा ये अपंग है सिस्टम, क्योंकि इसमें अंग तो लगाए हैं लेकिन वो काम नहीं करते, और काम न करने के पीछे पता नहीं क्या पैसों की बैसाखी लगी है, या कौन सी बैसाखी लगी है, या राजनीति की बैसाखी लगी है जो सिस्टम में काम नहीं करने देती। सारे चालान हुए लेकिन फिर भी वो बसें लगातार दौड़ती रही। क्या जानबूझ के सरकार ने ये बसें दौड़ाई या सरकार के ऊपर दबाव था? ये प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ता हूँ और वही व्यक्ति इसका आंसर करे जो इसके लिए वांछित है। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। विदिशा में आज पुजारी महासभा के नेतृत्व में सैकड़ों ब्राह्मण कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रियंक कानूनगो की गुंडागर्दी नहीं चलेगी जैसी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी लक्ष्मी नारायण दुबे की पुनर्नियुक्ति और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मामला विदिशा जिले के त्योंदा तहसील के ग्राम बांगरोद स्थित शासन संधारी श्री राधा कृष्ण मंदिर से जुड़ा है। हटाए गए पुजारी और दिव्यांग लक्ष्मी नारायण दुबे का आरोप है कि उनके परिवार द्वारा पीढ़ियों से मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही थी। लक्ष्मी नारायण दुबे ने आरोप लगाया कि मंदिर की जमीन की नपती में करीब 3 से 4 बीघा भूमि पर अतिक्रमण सामने आया, जिसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया। उनका कहना है कि मंदिर की लगभग 27 से 28 बीघा जमीन है और हाईवे निर्माण में कुछ जमीन आने के कारण करीब 7 लाख रुपए का मुआवजा मिलना है। दुबे ने आरोप लगाया कि इसी जमीन और मुआवजे को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो और मयंक कानूनगो उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पक्ष रखा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन ने दोनों पक्षों के ज्ञापन लेकर जांच का आश्वासन दिया है। हम कस्बा बागरोद लक्ष्मी नारायण दुबे बोल रहे हैं बागरोद से। हमारा मतलब मंदिर को लेकर है। हमने जमीन नब्बाई, मंदिर की जमीन नब्बाई, वो सुदामा जी के खेत में 4-5 बीघा निकली। इस कारण से वो ये विवाद कर रहे हैं और मंदिर के 7 लाख रुपए आए वो उनके कलेक्टर साहब के पास हैं, खाते में आ गए। तो उसमें प्रियंका कानूनगो की नीयत खराब हो रही है और मंदिर पर भी नीयत खराब हो रही है उनकी, और मंदिर पर ताला लगा दिया उन्होंने। और कुछ दिन तक भगवान बिना पूजन के रहे, बिना भोग लगाए रहे और हमको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हम पुजारी बनना चाहते हैं दोबारा। हमको पुजारी पद से हटा दिया गया है, कलेक्टर साहब ने हटा दिया गया है और वासुदा से हमको बनाया गया था, एसडीएम साहब द्वारा हमको नियुक्त किया गया था। कितनी जमीन है मंदिर की? 27-28 बीघा जमीन है, उस पर ये विवाद चल रहा है। कब से चल रहा है विवाद? जी अभी चला है 4-5 साल से। अच्छा, इससे पहले कौन करता था? हम पूजन करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, और अभी भी हम पर जमीन पर हमारा कब्जा है और अभी भी हम पूजन कर रहे हैं। कोई ट्रस्ट वगैरह है इसके? कोई ट्रस्ट नहीं है जी। हमारा नाम सूर्य प्रकाश दुबे, कस्बा बागरोद। क्या मामला बताओ। मंदिर का मामला है, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है। कहाँ पर? कोटली में धरे हैं, हमारी जगह में धरे हैं, कस्बा बागरोद। और कई पीढ़ियों से हम पूजन कर रहे हैं। हाँ, हमारे पिताजी पूजा करते हो, हम भी पूजा करी और हमारा छोटा भाई पूजा कर रहा है और वर्तमान में, और कलेक्टर साहब ने हटा दिया। कई पीढ़ियों से पूजा कर चले आए हैं। किस कारण से हटाया? जे कारण से हटाया, कह रहे तुम सेमरा के निवासी हो, हम बागरोद के निवासी हैं, कस्बा बागरोद के निवासी हैं। तो इसकी वजह से इन्हें हमें हटाया गया है। और राधा कृष्ण मंदिर रोड पे जमीन लगी है, प्रियंक कानून को उसको हड़पना चाहता है।
कितनी जमीन है? 28 बीघा जमीन है, 27-28 बीघा जमीन है। प्रियंका कानून को वो हड़पना चाहता है, मंदिर को हड़पना चाहता है। अब जमीन किसके नाम से? राधा कृष्ण मंदिर राधा जी के नाम से है, राधा कृष्ण भगवान के नाम से है। कलेक्टर साहब ने क्यों हटाया आपको? जब ये हटाया का उनने झूठा कह दिया कि मातो के सेमरा के निवासी हैं, हम बागरोत के निवासी हैं, हमारे पिताजी बागरोत के निवासी थे, मुंशी लाल भी बागरोत के निवासी थे। क्या चाहते हैं? में जो पुजारी रखा गए हैं वो कहाँ के? वे बागरोत के ही है। अच्छा, हाँ, कि पहले पूजन करते थे वो पुजारी? नहीं करते थे। वो किसकी सहमति से रखा है? वे तहसीलदार और थानेदार साहब गए थे, इनने ताला जड़ दिया था मकान में। हाँ, प्रियंका कानून को ने ताला। क्या चाहते हो? प्रियंका कानून को जमीन हड़पना चाहता है। कौन कर रहा है अभी? बड्डू कर रहा है, बड्डू जो महेश व्यास का लड़का। हाँ। विदिशा से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।